गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी, माय ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरधा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थीगणों का आज 15 अक्टूबर 2020 दिन गुरुवार कक्षा 7 के इस विज्ञान पीरियड में सभी का स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, कल मैंने जैसा कि आपका जो हमारा टॉपिक था वो था पुष्प की जनन और परागण की क्रिया। यहाँ पर कल हमारा जो टॉपिक था वो कल का विश्राम हुआ था। उसी से रिलेटेड परागण की क्रिया किसे कहते हैं और परागण कितने प्रकार का होता है, आइए जल्दी से इसको देख लेते हैं। तो पराग कणों का पराग कोश से निकलकर, विद्यार्थियों जैसा कि यहाँ पर हमने कल आपको बताया था कि जो तंतुनुमा आकृति दिख रहे हैं पुंकेसर यानी जो नर भाग होता है, ये जो है ये पराग कोश है। इनके अंदर परागकण उपस्थित है और ये पराग कोश से निकल करके जब अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं या अपने ही पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस प्रकार पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो हमारी क्रिया है वो परागण कहलाती है। दूसरा, परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण का अर्थ यह है कि जब परागकण पराग कोश से निकलकर अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर या अपने ही पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है। जैसे आपने गुलाब का फूल देखा है, गुलाब के एक पौधे में बहुत सारे फूल लगे होते हैं, तो इन पराग कणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना या उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना स्वपरागण कहलाता है। दूसरा है परपरागण। जैसे एक पौधा यहां लगा है, दूसरा पौधा यहां लगा है, इस पौधे के पुष्प के परागकण इस पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति के, मतलब ये दो पौधे जो लगे थे ये सेम जाति के थे, उसी जाति के अन्य दूसरे पौधे के पुष्प पर पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इसको कहते हैं परपरागण। क्या कहलाता है? परपरागण। तो ये था परागण में दो प्रकार, स्वपरागण, परपरागण। अब पराग कणों का अंकुरण और उनका फिर निषेचन कैसे होता है। अर्थात जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो पहले तो उनका माध्यम क्या है विद्यार्थी? उनका माध्यम है कीट पतंगे, वायु, जल, मनुष्य आदि इन परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने के माध्यम है। अब होता क्या है, आपने देखा होगा कि जो कीट पतंगे होते हैं, तितलियां होती हैं, भंवरे होते हैं या पक्षी हुआ करते हैं, तो ये पौधे पर आकर जब बैठते हैं तो ये परागकण होता क्या है कि उनके पंजों से, पंखों से चिपक जाते हैं और जब यही जीव अन्य दूसरे पौधे पर पहुंचते हैं, वहां बैठते हैं, तो यहाँ पर अन्य दूसरे पौधे पुष्प की वर्तिकाग्र पर इन परागकणों को छोड़ देते हैं और परागकण यहाँ वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं। फिर आए पराग नलिका से होते हुए अंकुरित होते हैं, अंकुरित होने के पराग नलिका बनाते हैं और यह पराग नलिका के माध्यम से वर्तिका से होता हुआ पुष्प के स्त्री केसर भाग यानी अंडाशय में पहुंचता है। जहां पर मादा युग्मक से यह संयोग करके इसमें जो क्रिया संपन्न होती है निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। विद्यार्थी, जब नर और मादा भाग का जो
दोनों का संयोग होता है, वहां पर इनके संयोग से युग्मनज बनता है, जिसमें भ्रूण का विकास होता है और फिर इसके विकास से जो अंडाशय का भाग है वहां पर बीज बनता है और विकसित होकर के यह फल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर पुनः यही चीज होता क्या है कि पुष्प के जो अन्य भाग हैं वो मुरझाकर गिर जाते हैं और जो फल भाग होता है उसे हम अपने उपयोग में खाने के लिए प्रयोग करते हैं। विद्यार्थियों, कुछ पौधों के जो फल हैं वो गूदेदार रसीले हुआ करते हैं, जैसे आम, सेब, संतरा, केला, नींबू, टमाटर, तथा कुछ ऐसे होते हैं जो कि शुष्क होते हैं, जिन्हें हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, सूखे फल, जैसे कि काजू, बादाम, अखरोट, दाख, बहुत सारी ऐसी चीजें। विद्यार्थियों, तो ये परागण की क्रिया थी और पौधे की अंकुरण और निषेचन की क्रिया। अब जानते हैं प्रकीर्णन क्या कहलाता है और बीजों का प्रकीर्णन किस प्रकार से संभव होता है। आइए इसको जानते हैं कि अधिकांश पौधे अपना भोजन बीजों एवं फलों में संचित करते हैं। विभिन्न प्रकार के प्राणी इन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं। तो प्राणियों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर फलों के बीजों को पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसे हम प्रकीर्णन कहते हैं। अब बीजों का प्रकीर्णन किस प्रकार होता है, आइए देखते हैं। विद्यार्थी, एक चीज यहां पर बताइए, जैसे एक समान या एक ही प्रकार के पौधे अगर एक ही स्थान पर उगा दिए जाएं तो क्या होगा? होगा क्या कि सभी पौधों को देखिए भोजन, पानी की, जल की, वायु की सबकी आवश्यकता है। फिर अगर एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के पौधों को उगाया जाएगा तो सभी पौधों को बराबर रूप से पोषण नहीं मिल पाएगा और सभी पौधे अल्प रूप से विकसित हो पाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे मान लीजिए एक पिता के 4 संतान हैं, अगर वह एक संतान है तो उस पर ज्यादा ध्यान दे पाएगा, 2 है तो फिर दोनों पर ध्यान देगा तो बढ़ जाएगा, 3, 4, 5, 6, तो सभी पर प्रॉपर रूप से ध्यान नहीं दिया जा सकता। फलस्वरूप सभी संतानों का विकास एक समान नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से एक ही प्रकार के पौधों को अगर एक ही स्थान पर उगाया जाए तो सभी पौधों को पर्याप्त रूप से पोषण नहीं मिल पाएगा और वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएंगे। इसलिए बीजों का प्रकीर्णन की जो क्रिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बीजों के प्रकीर्णन से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर अनेक प्रकार के पौधों को उगा सकते हैं। इसको जानने के लिए कल पुनः इसी समय मिलेंगे। तब तक आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।